Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Guys, I won't be able to speak so loud because I'm not feeling well these days. इसी वजह से मैं कुछ दिनों से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी. But I felt कि मेरे को आज एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए because I'm feeling much better. तो गाइज़ ये सब बातें छोड़कर हम वीडियो की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जैसे कि आपने मेरा आज का टॉपिक वीडियो को पढ़ ही लिया होगा, दैट इज़ टॉप 10 लेबर लॉज इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयज़. तो गाइज द वन थिंग विच इवन रजनीकांत कांट आंसर इन इंडिया, दैट इज़ कि इंडिया में टोटल कितने लॉज हैं और कब कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा. ऐसे में जब एक स्टूडेंट नई नई नौकरी के लिए निकलता है, उसे इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, कुछ ज्ञान नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ जो उसका मेन फोकस होता है दैट इज़ टू गेट अ गुड जॉब. सिर्फ और सिर्फ उसका मेन फंडा यही होता है. जब मैं भी स्टूडेंट थी, मेरा भी मेन गोल यही था कि मुझे सिर्फ एक अच्छी जॉब चाहिए. रेस्ट मुझे लेबर लॉज क्या होते हैं उसका एल भी नहीं पता था. सीटीसी एंड इन हैंड सैलरी में डिफरेंस क्या होता है, काफ़ियों को तो वो भी नहीं पता होता है. कौन कौन से डिडक्शंस एप्लीकेबल होते हैं और उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से मिलने चाहिए, इन सब चीज़ों का भी किसी स्टूडेंट को कोई आइडिया नहीं होता. सो हे एवरीवन, बैक टू माय चैनल द लेडी सागा. इफ़ यू गाइज डोंट नो मी, आई एम मेघा. तो गाइज, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell button for more such notifications and do press the like button. Guys, do subscribe बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने पे ही मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए. सो आज की वीडियो में हम 10 इम्पॉर्टेंट लेबर लॉज के बारे में जानेंगे जो कि हर स्टूडेंट, हर ग्रेजुएट को पता होने ही चाहिए. कोई भी स्टूडेंट जो अपनी स्टडी कंप्लीट करके जॉब की तरफ जा रहा है, उन्हें इन लेबर लॉज के बारे में पता होना चाहिए. क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें लॉस के बारे में नहीं पता होता. काफ़ी बार कंपनी फालतू की डिडक्शंस करती है. अगर आपको लॉस के बारे में पता होगा तो जब आप सैलरी के बारे में नेगोशिएट कर रहे होगे, सैलरी जो होती है उसको नेगोशिएट कर रहे होगे, तो आप उसे अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे. एंड काफ़ी बार ऐसे होता है कि जो सीटीसी होती है हमारी और जो इन हैंड सैलरी होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. मतलब सीटीसी तो बताई जाती है 30 लाख की और इन हैंड आ रहा होता है 12 से 15 लाख. ऐसे मैंने काफ़ी IT एम्प्लॉय से सुना है. तो अगर आपको लेबर लॉज की नॉलेज होगी तो आप उस टाइम at the back of your mind calculation कर पाएंगे and you will be able to negotiate your in hand salary very well. So without further ado, let's get started. तो गाइस, जो हमारा सबसे पहला एक्ट है, इट इज़ मिनिमम वेजेस एक्ट. ये नाम ही आपको सुजेस्ट करता है कि वेजेस कैन डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कैटेगरी, डेजिग्नेशन. अब आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा मिनिमम वेजेस. मिनिमम मतलब कम से कम, वेजेस मतलब कितनी आपको सैलरी मिलनी चाहिए. ये आपको इससे ये पता चलता है कि आपको कितनी मिनिमम सैलरी आपकी स्किल के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसको मिलनी चाहिए, आपकी डेजिग्नेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IT एम्प्लॉय हैं और आप एक जावा डेवलपर हैं, ठीक है, तो आपको मिनिमम आपका जो पर डे रेट है वो 700 रुपीज़ तो होना ही चाहिए. क्योंकि ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम है. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टेक्निकल स्किल्स. तो आपको मिनिमम महीने का 10,000 तो मिलना ही चाहिए. इससे कम कंपनी आपको नहीं दे सकती. अगर आप सेमी स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ मतलब कुछ आपको नॉर्मल एजुकेशन आती है. फॉर एग्जाम्पल, एक पियोन है, उसे नॉर्मल सिर्फ वो हाई स्कूल पास है, 12th स्टैंडर्ड पास है, तो उसे मिनिमम महीने का 5,000 मिलना ही चाहिए. इससे कम वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको नहीं पे कर सकते हैं. तो जो कंपनीज हैं उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग चलना होगा. ये नहीं है कि आजकल मैंने देखा है काफ़ी बार ये कंप्लेंट आती है कि हमने MBA किया है या हमने BTech किया है एंड वी आर अंडर पेड बिकॉज द पीपल आर नॉट अवेयर कि उन्हें मिनिमम कितना पे किया जाना चाहिए. जो हमारा दूसरा लॉ है दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. ये क्या बताता है दूसरा लेबर लॉ? ये बताता है कि सैलरी शुड बी पेड बाय एम्प्लॉयर बाय 7th of every month and this एक्ट गवर्न्स डिडक्शन.
अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसको आपकी सैलरी मैक्सिमम बाय 7 ही क्रेडिट कर देनी चाहिए आपके अकाउंट में। वो उससे लेट आपकी सैलरी को नहीं क्रेडिट कर सकता, नहीं तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। एंड सेकेंड जो पॉइंट है दैट दिस इट गवर्न्स डिडक्शन, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिस्क्राइब डिडक्शंस है वही कर सकता है, मन माने कोई भी डिडक्शंस नहीं कर सकता कि जो उसके मन में आया वो कोई भी डिडक्शंस किए जा रहा है। अब चलते हैं हमारे तीसरे लॉ की तरफ जो कि है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1936। ये क्या बोलता है, इट कांट डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड वुमेन व्हेन हैविंग द सेम क्वालिफिकेशन एंड फॉर सेम पोजीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी डेजिग्नेशन के लिए किसी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, किसी को जॉब दे रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप उनकी सैलरी में फर्क रख सकते हैं फॉर द सेम पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी अकाउंटेंट की जॉब पे किसी को एक लड़के को रखा है, कोई एक लड़की को रखा है, ये नहीं है कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कि उस लड़के की सैलरी तो 15,000 हो और लड़की की सैलरी 10,000 हो, सिर्फ इस बेसिस पे बिकॉज शी इज अ गर्ल, शी इज द जेंडर इज फीमेल, इस बेसिस पे हम उनके बीच में एक डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। तो ना ही हम कलर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ना ही हम किसी कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। फॉर द सेम पोजीशन हमें एम्प्लॉयज़ को सेम सैलरी पे करनी पड़ेगी। इसीलिए आजकल कंपनीज में काफ़ी ये रूल बन चुका है कि हमें सैलरी डिस्क्लोज नहीं करनी है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को जनरली ये आइडिया ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई एक्ट है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1936, जिसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकते हैं लेबर लॉ में। चलो अब हम फोर्थ लॉ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ लॉ बताने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स क्लियर कर देना चाहती हूँ, दैट इज CTC, वेज रेट एंड नेट वेज, जैसे कि आप सामने बोर्ड पे देख सकते हैं। तो ये इसी ऑर्डर में चलते हैं, CTC, वेज रेट, नेट वेज। जब भी आप कोई जॉब लेने जाए तो आप इन 3 टर्म्स को अच्छे से ध्यान में रखना। अब मैं आपको इन तीनों टर्म्स का मतलब समझाती हूँ। जो हमें वेज रेट के ऊपर ही कंपनी सारे एक्सपेंसेस डालती है। वेज रेट क्या होता है, हमारा पर डे वेज कितना है। जैसे कि हम मजदूर रखते हैं, जैसे हम लेबर रखते हैं, ठीक है, तो हम लेबर की क्या देते हैं, उन्हें पर डे के हिसाब से पे करते हैं कि 700 रुपीज पर डे, 800 रुपीज पर डे। जैसे हम कंस्ट्रक्शन के लिए किसी काम के लिए रखते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि इतने की दिहाड़ी पे हमने उसे रखा, ठीक है, तो हम उन्हें उसी दिन के हिसाब से पे कर देते हैं। लेकिन कंपनीज हमें मंथ के एंड में पे करती हैं, बट वो भी इसी फंडे पे चलती हैं जिसे हम बोलते हैं वेज रेट। हमें भी ऐसे ही मिलता है। तो हमें सपोज करो हमारा जो वेज रेट है वो 700 रुपीज है, हमें पर डे जो सैलरी मिलती है वो 700 रुपीज है। अब जो कंपनी है जितनी भी डिडक्शंस करेंगी, जैसे कि हमारी प्रोविडेंट फंड की, ESIC जो भी है, वो हमारा वेज रेट के ऊपर होगा। तो नेट वेज क्या होता है कि जो भी डिडक्शंस होती हैं वो वेज रेट के ऊपर होती है, तो हमें नेट वेज मतलब जो कि इन हैंड सैलरी, नेट वेज का मतलब क्या हुआ, इन हैंड सैलरी हमें कितना मिलेगा। तो वेज रेट के ऊपर सारी डिडक्शंस जैसे कि PF, ESIC, मेडिकल इंश्योरेंस, कोई भी तुम्हारी डिडक्शंस होती हैं, प्रोफेशनल टैक्स, वो सारी डिडक्ट होके हमें इन हैंड जितना मिलता है उसे हम बोलते हैं नेट वेज, ठीक है। अब CTC क्या होता है, CTC ये होता है, अब कंपनीज जैसे हमें PF हमारा भी वेज रेट पे डिडक्ट होता है, बट एम्प्लॉयर को भी तो PF में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा, तो वो उसे CTC का पार्ट बना देते हैं। तभी ज्यादातर CTC एंड नेट वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है। अब सपोज करो तुम्हारा जो पैकेज है वो 4 लाख है, इस हिसाब से तुम्हें 34,000 सैलरी मिलनी चाहिए इन हैंड, लेकिन तुम कैलकुलेट करोगे कई बार 26,000, 27,000 ही सैलरी तुम्हें मिल रही है इन हैंड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो कि CTC का नाम ले लेती हैं। इसलिए आप जब भी जॉब लेने चाहें तो आप CTC को मत नेगोशिएट करिए, आप सामने वाले एम्प्लॉयर से ये पूछिए कि हमारा वेज रेट क्या होगा, कि मेरा वेज रेट क्या है, मेरे को पर डे कितना मिलेगा। आप सिर्फ अपना वेज रेट पूछिए, वेज रेट को ही नेगोशिएट करिए, बिकॉज नेट इन हैंड आपका वेज रेट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, नॉट ऑन CTC। तो CTC को नेगोशिएट करने की बजाय
अब वेज रेट को नेगोशिएट करेंगे, देन इट विल बी मोर फ्रूटफुल। चलिए अब मैं आपको हमारा फोर्थ लॉ बताती हूँ। फोर्थ लॉ ये है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। इसका मतलब क्या है? इट गवर्न्स प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन ड्यूरिंग रिटायरमेंट। 12% reduction of basic salary plus dearness allowance. Employer will deduct 12 plus 1%. कंपल्सरी रिडक्शन लिमिट ₹15,000। अब मैं आपको इन सब का मतलब बताती हूँ। जैसे कि अब सब जानते ही हैं कि हम सभी लोग आजकल प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, हम पब्लिक सेक्टर में बहुत कम है। इसलिए अगर जो लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए तो पेंशन है वो सरकार उनको दे देती है, लेकिन प्राइवेट जॉब वालों को तो अपने लिए खुद ही पेंशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, खुद ही एक रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें पैसा मिले उन्हें खुद से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि जो हम जहाँ भी जॉब करते हैं वहाँ क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है वो हमारी सैलरी का कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेता है और उसे प्रोविडेंट फंड में डाल देता है ताकि वो हमें एज अ पेंशन बाद में मिलता रहे। अब हमारी सैलरी में से वो कितना करता है? हमारी सैलरी में से वो 12% हमारी बेसिक सैलरी प्लस डीए का उतना करता है। और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है? एम्प्लॉयर उसमें 13% कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 12 प्लस 1%। तो इसमें जो मैक्स डिडक्शन हो सकती है दैट इज ₹15,000 तक ही मैक्सिमम जो एम्प्लॉयर है वो डिडक्शन कर सकता है। इससे ज़्यादा वो आपकी सैलरी में से नहीं काट सकता पीएफ में डालने के लिए। अगर वो उसी केस में डाल सकता है अगर एम्प्लॉय अग्री करेगा, तभी एम्प्लॉयर 15,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी में डाल सकते हैं। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो आपकी जो बेसिक सैलरी है दैट इज 10,000, ठीक है। अब आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के 10,000 बनता है, तो पीएफ में आपका कितना जाएगा? दैट इज 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, मतलब 1,200 रुपये, 1,200 रुपीज आपका पीएफ में चला जाएगा। अब क्या है, एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 12 प्लस 1%, मतलब वो 13% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। 13% ऑफ 10,000 कितना होगा? 1,300 रुपीज होगा। तो वो 1,300 रुपीज आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1,200 आपने कंट्रीब्यूट किया अपने पीएफ में, 1,300 किसने किया? एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। तो टोटल कितना बन गया? 2,500 रुपीज आपके पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये है कि एम्प्लॉयर ने तो 1,300 कर दिया। अब आपका सीटीसी कितना बनेगा? आपका जो सीटीसी है वो बनेगा 11,300, राइट। और आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी? 1,200। तो 10,000 में से 1,200 आपने कंट्रीब्यूट कर लिया अपने पीएफ अकाउंट में, तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 8,800 मिलेगी। लेकिन जो आपका सीटीसी बन के आएगा वो 11,300 रुपीज के अकॉर्डिंग बन के आएगा। तो चलिए हम अब अपने अगले लेबर लॉ की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमारा जो अगला लेबर लॉ है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब ये क्या बोलता है? मेडिकल इंश्योरेंस इंडिविजुअल प्लस फैमिली एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए। लिमिट ₹21,000, जो डिडक्शन होगी दैट इज 0.75% ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 3.25% ऑफ वेजेस विच इज टोटल हमारा ईएसआईसी में कितना जा रहा है? टोटल 4% ऑफ वेजेस। अब इसका मतलब क्या है? सी, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो कंपनी है, जब आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी काम पे हैं, तो वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस का कवरेज देती है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके स्पाउस के लिए। एंड जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसका जो क्लेम है वो सिर्फ आपके लिए ही मिलता है। जो मैक्स इसकी जो लिमिट है, जो मैक्स इसका कैप है दैट इज ₹21,000। और इसमें कितना डिडक्शन कर सकते हैं? 0.75% ऑफ वेजेस, मतलब, और जो 0.75% वेजेस का मतलब क्या हुआ? सपोज करो आपकी जो सैलरी है वो 10,000 है, ठीक है। तो आपकी सैलरी में से 0.75% ऑफ 10,000 कितना हुआ? 75 रुपीज जो है ईएसआईसी में जाएगा। और एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 3.25% ऑफ वेजेस, मतलब आपकी सैलरी तो 10,000 है, 3.25% ऑफ 10,000 कितना हो गया? 325 रुपीज आपका वो वेजेस में जाएगा।
तो टोटल आपका 400 रुपीज ESIC में डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब आपका CTC कितना बनेगा? CTC आपका जो बनेगा वो 10,000 में से अगर हम 3.25% को ओवर द कैप, जो CTC है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो CTC का पार्ट ही बनता है, दैट इज 10,325 रुपीज अब आपका CTC बनेगा। तो जब भी आप जॉब लेने जाएं तो तभी मैंने पहले भी बोला आप वेज रेट के ऊपर फोकस करें, ना कि CTC के ऊपर। अब हमारा जो 6th लॉ है दैट इज बोनस एक्ट 1965। ये नाम सुनते ही बोनस एक्ट के नाम से हमें खुशी सी फील होने लग जाती है। सी ये क्या बोलता है? स्टैट्यूटरी बोनस कंपल्सरी 8.33% लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये कंपल्सरी कर रखा है कंपनीज को कि वो आपकी जो सैलरी का वो आपको साल में एक बार बोनस देंगी ही देंगी। अब कंपनीज ऐसे तो आपको बोनस नहीं देंगी, जो आपका एम्प्लॉयर है वो मतलब जब तक कोई लॉ नहीं बनेगा इंडिया में तब तक तो वो बोनस नहीं देंगी। तो गवर्नमेंट ने एक रूल फ्रेम कर दिया, उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, बोनस एक्ट 1965 के तहत। अब ये एक्ट क्या बोलता है? सपोज करो आपकी जो सैलरी है दैट इज 10,000, ठीक है, तो आपको उसका 8.33% जो आपकी सैलरी का है वो हर महीने एज अ बोनस आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा और 1 साल बाद वो आपको कंपाइल होके आपको क्रेडिट होगा। अब काफ़ी कंपनीज जो है, काफ़ी लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, जो स्टार्टअप कंपनीज है या फिर द कंपनीज विद एम्प्लॉय साइज ऑफ लेस देन 50 एम्प्लॉयज, वो जनरली ये सब रूल्स नहीं फॉलो करती है। तो 8.33% तो ये लोअर लिमिट है कि इतना बोनस वो आपको दे सकती है। लेकिन अगर हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो काफ़ी अच्छा कमा रही है, काफ़ी अच्छे ग्रॉस प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट्स में जा रही है, तो जो वो ये बोनस है 20% तक भी दे सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो 8.33% लिख देती हैं और उतना ही बोनस, स्टैट्यूटरी बोनस आपको साल के एंड में मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। तो अगर आपकी कंपनी आपको नहीं बोनस दे रही है तो यू शुड आस्क देम कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलना चाहिए। अब हमारा जो अगला लॉ है दैट इज ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब ये एक्ट क्या बोलता है? इफ एम्प्लॉय वर्क्स फॉर मोर देन 5 years देन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कंपनी इज लायबल टू पे 15 वर्किंग डेज ऑफ ग्रेच्युटी एवरी ईयर। अब इस एक्ट का मतलब क्या हुआ? सपोज करो आप किसी कंपनी में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हो, यू वर्किंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टेन्योर इन दैट कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम करते हैं तो एज अ ग्रेच्युटी, एज अ आभार, कंपनी को आपको जब आप कंपनी छोड़ें तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ तो ऐसा कुछ इंडिया में तो नहीं इजी मनी नहीं मिलता, तो द गवर्नमेंट हैज़ टू फ्रेम सम लॉज फॉर द एम्प्लॉयज। अब ये क्या करते हैं? सपोज करो अगर आप किसी कंपनी में 10 साल काम कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन भी होगी उस 10 साल में, तो प्रमोशन होके 10 साल बाद जो आपकी लास्ट विड्रॉन सैलरी होगी 15 डेज के अकॉर्डिंग फॉर 10 years, कितने हुए? 15 डेज 1 साल के लगाएं तो 10 साल से 150 डेज हो गए टोटल। तो 150 डेज की जो सैलरी है, एक्स्ट्रा सैलरी है, प्रमोशन होके जो लास्ट विड्रॉन सैलरी है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को एज अ ग्रेच्युटी आपको पे करने पड़ेंगे। जो हमारा अगला लॉ है वो है प्रोफेशनल टैक्स एक्ट। अब ये क्या बोलता है? इट इज आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट ऑफ ₹2500 पर एनम फाइनेंशियल ईयर में, ओनली एप्लीकेबल टू 15 to 16 स्टेट्स करेंटली। अब इसका मतलब क्या है? सपोज करो आपकी सैलरी 10,000 है, उसमें 200 रुपये हर महीने एज अ प्रोफेशनल टैक्स लिख के डिडक्शन आ रही है आपकी सैलरी स्लिप में और आपको 9800 रुपीज़ क्रेडिट हो रहे हैं, तो घबराइए मत। वो एक सरकार को हम पैसा देते हैं, एक टैक्स देते हैं जॉब करने का। ये जो लॉ है ये सिर्फ 15 से 16 स्टेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ये सभी स्टेट्स के लिए नहीं एप्लीकेबल है।
और जो कंपनी है वो मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2500 रुपीज़ ही डिडक्ट कर सकती है आपकी सैलरी में। पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो 2500 रुपीज़ से ज़्यादा आपकी सैलरी में डिडक्ट नहीं कर सकती। अब हमारे जो अगले 2 एक्ट्स हैं, दैट इज शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ये क्या करता है, गवर्न्स लीव्स एंड हॉलीडेज, डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसका मतलब क्या है कि आपको साल में कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, कितनी कैजुअल लीव्स मिलनी चाहिए, कितनी सिक लीव्स मिलनी चाहिए, कितनी अर्न लीव्स मिलनी चाहिए, कितनी लीव्स के लिए अगर वो कैरी फॉरवर्ड होती है कंपनी आपको लायबल है पे करने के लिए, और कौन कौन सी आपको गस्टेड हॉलीडेज मिलनी ही चाहिए, वो सारी ये शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आती है। बट ये डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये हर स्टेट के अकॉर्डिंग डिफर करती है, बिकॉज हर स्टेट के जो फेस्टिवल्स हैं वो अलग अलग आते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट एक्ट की बात करें, दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए है, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज़, आपको ये एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दैट इज़ कि आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, आपको अपनी मेटर्निटी के दौरान आपको मिनिमम 26 वीक्स की पेड लीव कंपनी को देनी ही पड़ेगी, एंड दैट लीव विल बी पेड। कंपनी आपको उसमें फायर नहीं कर सकती, आपको निकाल नहीं सकती, या आपको ये नहीं बोल सकती कि इट्स नॉट गोइंग टू पे सैलरी फॉर दैट टाइम पीरियड। वो एक ग्रेस पीरियड होता है जो इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर आता है, एंड ये एक्ट अभी अभी पास हुआ है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। आपको इन लेबर लॉज की नॉलेज से आप आगे कोई भी अपनी सैलरी में नेगोशिएशन है, आप डिडक्शंस हैं, उनके बारे में आपको एक नॉलेज मिला हो, आप अच्छे से कर पाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, you have to do what? You have to subscribe my channel, hit the bell button for more such notifications, and do press the like button. Till then, bye bye, take care.